दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने जानकारी की संवहन की। संवहन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसे ही हम संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम जो है पढ़ चुके थे। इसके बाद में आइए आज हम जानते हैं मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मानव जो संवहन तंत्र होता है उसके मुख्य अवयव मुख्यतः 3 हैं। एक तो हृदय होता है पहला, दूसरा रक्त नलिकाएँ जिसको कि धमनी व शिरा भी कहते हैं, और तीसरा होता है वहन माध्यम रक्त और लसिका, जिसके के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी विटामिन्स, खनिज लवण या मिनरल्स होते हैं पूरे शरीर में पहुंचते रहते हैं। ठीक है, ये वहन माध्यम होता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हृदय की। फिलहाल हृदय के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देंगे, लेकिन हृदय के विषय पर जो भी एक टॉपिक बनेगा पूरा वीडियो मैं आपके लिए किसी दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ पर हम हृदय के बारे में पूर्णतया अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में एक मुट्ठी के आकार की संरचना का होता है। ठीक है, इसमें जो हृदय है वो 4 वेश्मों में बटा रहता है, यानी 4 वेश्म होते हैं हृदय के। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, और इसमें जो हृदय है वो रक्त को पंप की तरह से एक प्रेशर के रूप में हमारे शरीर में भेजता है, और शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो शरीर के हृदय में आता रहता है। यानी 2 प्रकार से इसमें परिवहन होता है, जिसको कि हम दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी हमने आपको हृदय के बारे में दे दी। यहाँ पर हृदय जो है निरंतर लगातार बिना रुके हुए कार्य करता रहता है, क्योंकि इसमें जो है हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम रक्त की। रक्त जो होता है जिसको कि हम इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं, रक्त के 2 अवयव होते हैं। पहला तो ठोस अवयव जिसमें कि रुधिर कणिकाएँ आती हैं, और दूसरा है द्रवीय अवयव जिसमें कि प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है वो एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ब्लड की तरह से लिक्विड होता है, लेकिन जिसमें कि 90% जो है वो जल ही होता है, और बाकी जो होता है शेष बचा हुआ उसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और खनिज तत्व वगैरह होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको कि इंग्लिश में हम आपको रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, या लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक, RBC जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। कभी कभी एग्ज़ाम में RBC का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिए, आप तैयार कर लीजिए। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिसको कि हम इंग्लिश में वाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को सुचारू रूप से करती हैं, और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको प्रोटीन भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है वो पदार्थ के कारण ही हमारे शरीर का रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर जो है रेड होता है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी है श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में जो है रोगाणुओं का भक्षण करती रहती हैं, यानी जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं उनको ये खाती रहती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर जो है निरोगी बना रहता है। ठीक है, और अगली जो कणिकाएँ हैं वो है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स
का भी एक अहम रोल होता है हमारे शरीर में। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर चोट लग जाती है या हम कट जाते हैं किसी तरह से, तो उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता है थोड़ा सा। और ब्लड आपने देखा होगा कि थोड़ी देर निकलता है, उसके बाद में ब्लड जो है वहाँ पर एक जम जाता है, फ्रीज हो जाता है वहाँ पे बिल्कुल ही। तो ये जो कार्य होता है, ये रक्त प्लेटलेट्स का कार्य होता है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, रक्त का थक्का जमने के साथ ही वहाँ से ब्लड जो है वो निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये रक्त प्लेटलेट्स हो गई। अब बात करते हैं हम रक्त वाहिकाओं की। जो हमारा यहाँ पर आपने देखा होगा, जो संवहन तंत्र का मुख्य अवयव है उसमें से दूसरा वाला जो हमने बताया रक्त नलिकाएं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक, तो इसमें दो वाहिकाएं हैं मुख्य रूप से, धमनी और शिराएं। ठीक, धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है धमनी का, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और अपवाद स्वरूप में फुस्फुस धमनी है जो कि ऐसा कार्य नहीं करती है। इसमें ऑक्सीकृत का मतलब है कि ऑक्सीजन से युक्त जो ब्लड होगा, है ना, वो हृदय से निकलेगा और शरीर के पूरे अंगों में पहुंचाने का कार्य जो है वो धमनी ही करती है, जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त जो होगा। ठीक है, शुद्ध रक्त की बात करें। दूसरी तरफ शिराओं का जो कार्य होता है वो शरीर से यानी शरीर के जो अंग हैं उनसे जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, ऑक्सीजन मिला हुआ यानी अशुद्ध रुधिर है, वो एकत्र करके वापस हृदय में भेज देती हैं। ये शिराओं का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा कार्य हम धमनी का देखते हैं कि धमनी की भित्ति जो है वो मोटी होती है और अधिक लचीली भी होती है, क्योंकि धमनी में जो हृदय है, धमनी में जो रक्त है वो बहुत ही प्रेशर के साथ में बहता है, धक्के के साथ में बहता है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी और अधिक लचीली भी होती है। दूसरी तरह देखें शिरा, शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त रहता है इसलिए इसमें वाल्व नहीं होते हैं। शिरा क्या करती हैं, शिरा में वाल्व होते हैं, क्योंकि वाल्व का कार्य होता है कि जो भी रक्त जा रहा है, जैसे अशुद्ध रक्त हम वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हृदय में, उसको वापस अशुद्ध रक्त को अंगों तक नहीं पहुँचता है, यानी वापसी वो नहीं कर पाता है, इसलिए वाल्व लगे होते हैं। अगला पॉइंट है धमनी में, ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, यानी डेप्थ में पाई जाती हैं, गहराई तक की पाई जाती हैं धमनियाँ। और शिराएँ जो होती हैं वो सरफेशियल होती हैं, यानी कि ये सतही होती हैं, सतह पर पाई जाती हैं, ऊपरी। ठीक है, धमनी और शिरा में ये अंतर हो गया है। और परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए धमनी और शिरा में अंतर आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम, पादपों में जो है, पादप यानी कि पौधों में जो परिवहन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, पौधों में परिवहन का माध्यम जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो इनके सिस्टम के अंदर का अवयव हैं जिनके माध्यम से ये परिवहन होता रहता है। तो जाइलम का क्या कार्य होता है, चलिए हम पहले जाइलम को देख लेते हैं। पादप तंत्र का एक ऐसा अवयव है जो मृदा से जल प्राप्त खनिज लवणों का वहन करता है, और जबकि फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक है, इसको हम एक नज़र में समझ लेते हैं कि जाइलम का कार्य जो होता है, जल और मतलब जड़ों द्वारा जो है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, वो हमारे ऊपरी सिरे तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण मुख्य कार्य। दूसरी तरफ फ्लोएम का हम कार्य देखें तो फ्लोएम का कार्य ये है कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं, उस भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य जो है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम के ये दोनों कार्य हो जाते हैं। ठीक है, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण के अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
यानी कि आपने देखा होगा पानी को अगर हम ऐसे डालें तो वो हमेशा परिचित ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी की, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन सिर्फ पौधों में आपने देखा होगा कि पानी जो है ज़मीन से जड़ों के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। ठीक है, वो यही दाब जल जो है ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों को पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस पर हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। चलिए अब इसके मुख्य जो पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा, पौधों में ताप नियमन भी सहायक होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है पौधों में, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है? भोजन बनता है। पौधे मंड के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, संचित करते हैं, है ना, और उसका स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा किया जाता है पौधे के प्रत्येक भागों तक। दूसरा देखते हैं, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। कहने का मतलब है पत्तियों के द्वारा यानी जो भोजन बनता है वो फ्लोएम जो है वो पौधे के प्रत्येक, चाहे ऊपर उसको पहुंचा देगा चाहे नीचे पहुंचाने, बाएं दाएं चारों दिशाओं में उसको वो पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा के परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक, तो 3 पॉइंट थे मुख्यतः, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम मानव में उत्सर्जन की। ठीक है, मानव में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन क्या देखा आपने? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके द्वारा वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अब मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है इसकी हम बात करें। देखिए, हम लोग जो भी भोजन करते हैं पाचन क्रिया के बाद में अवशोषित होकर के जो पाचन के चरण हमने बताए थे उसके माध्यम से होता हुआ लास्ट में जब उसके विटामिन्स, खनिज लवण, सारे जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? अपचित पदार्थ होते हैं, जो जिसका हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता है, अपचित पदार्थ होते हैं और जिनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, हमारे उपयोग में नहीं आ सकते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कह लें। और ऐसे वर्ज्य पदार्थ अगर हमारे शरीर में मौजूद रहेंगे तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमारा शरीर इस तरह का सिस्टम बनाया, हमारे शरीर में बना हुआ है कि वो वर्ज्य पदार्थ समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इन वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, यानी जो अपचित पदार्थ होते हैं, बेकार के पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में बनते रहते हैं और वही जब बाहर निकलते हैं ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर विज्ञान की भाषा में हम उत्सर्जन को समझ लेते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, उनमें जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मुख्यतः जो उत्सर्जन होता है वो हमारे जो अंग हैं वो है वृक्क। ठीक है, वृक्क के माध्यम से सबसे प्रमुख रूप से उत्सर्जी अंग के रूप में जानते हैं हम इसको। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से अंग होते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र में? एक जोड़ा वृक्क है, किडनी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, दोनों तरफ ये सेम के बीच के आकार की जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये क्या है? किडनी है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद में एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी आप देखिए यहाँ पर, ये पतले पतले शिराएं नली के रूप में जो जा रही दोनों तरफ, ठीक है, जिससे कि मूत्राशय लटका हुआ है ये, तो ये क्या है? मूत्र वाहिनी कहलाती है।
ठीक। उसके बाद में एक मूत्राशय, जिसको कि ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, ये देखिए मूत्राशय लिखा हुआ है, ये ब्लैडर बनता है। ठीक। तो ये पूरा एक सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र का, जिसके द्वारा उत्सर्जी अंग कार्य करता है। ठीक है, तो ये उत्सर्जी अंग हो गए। वैसे हमारे शरीर में देखें तो उत्सर्जी अंग और भी होते हैं, जैसे त्वचा है। त्वचा में क्या होता है कि पसीने के द्वारा हमारे जो वर्ज्य पदार्थ, गंदे छिद्र, क्योंकि हमारे शरीर में छिद्र ही रहते हैं, पूरे शरीर में छिद्र हैं, और पसीने के रूप में जो जल होता है वो बाहर निकलता है, उसमें भी जो हमारे शरीर की गंदगी होती है वो बाहर निकलती रहती है। तो ये भी त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये उत्सर्जी तंत्र है वो काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए एक नीली क्या है, महाधमनी एक लाल रंग की है, और एक महाशिरा है जिसको हम नीले रंग से हमने दर्शाया है यहाँ पर। तो ये इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त भरा हुआ है, किसमें, नीली वाली में, यानी महाशिरा में, और महाधमनी में शुद्ध रक्त है। ये दोनों देखिए किडनी में पतली पतली वृक्क, एक तो बाईं वृक्क शिरा देखिए दिख रहा है यहाँ पर, ये बायां वृक्क है, बाईं वृक्क धमनी हो गई, नलियाँ किडनी में गई हैं। किडनी में क्या होते हैं, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन के जरिए से ही पूरा सिस्टम, यानी जो ब्लड होता है वो यहाँ पर छनता है, फिल्टर होता है। ठीक है, और फिल्टर हो करके जो अपवर्ज्य पदार्थ बचते हैं वो मूत्रवाहिनी के द्वारा होते हुए मूत्राशय में आ जाते हैं, और मूत्र मार्ग के जरिए से समय समय पर वो बाहर निकलते रहते हैं। तो ये क्रिया रहती है इसकी। ठीक है, चलिए इसकी क्रियाविधि को हम इस के जरिए समझ लेते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। ठीक है, और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है कि रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ, यानी हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानकर बाहर करना होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ब्लड छनता है, साफ होता है। ठीक, ये मुख्य रूप से किडनी का कार्य होता है। अब बात करते हैं वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की। जैसा कि मैंने अभी नेफ्रॉन के बारे में बताया आपको कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे छोटी जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई की बात करें वृक्क की, तो वो होते हैं वृक्काणु। तो इसके भाग हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है कोशिका गुच्छ। देखिए यहाँ पर इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये केशिका गुच्छ। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर देखें, अब दिख रहा होगा दाने के आकार में, ये कोशिका गुच्छ हैं। दूसरा वोमेन संपुट, इसका बाहरी जो आवरण आपको दिख रहा है केशिका गुच्छ का, ये वोमेन संपुट कहलाता है। अगला नलिकाकार भाग, यहाँ पे देखिए सर्पिलाकार के रूप में, सांप के आकार के कुछ इस तरह से कुंडली के रूप में नलिकाएं बनी हुई हैं, इनको हम नलिकाकार भाग कहते हैं। ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग हो गया। इसके बाद में आता है संग्राहक वाहिनी। ये देखिए साइड में यहाँ पर, ये संग्राहक वाहिनी सीधे एक क्षण के रूप में आप दिख रहा होगा आपको, ये बनी हुई है। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ये केशिका गुच्छ के द्वारा ही ब्लड जो है छनता है। यहाँ पर छनने के बाद में क्या होता है, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में आता रहता है छन करके, और इसके बाद में जो अपवर्ज्य पदार्थ होते हैं, है ना, वो कहाँ जाते हैं, संग्राहक वाहिनी में आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। कोशिका गुच्छ निस्संदन, यानी फिल्टर करना। यहाँ पर जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, वोमेन संपुट में। देखिए कोशिका गुच्छ है, इसमें छना, और इसके बाद में कहाँ गया, वोमेन संपुट में पूरा भर गया ये। उसके बाद में वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काकार नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है व जल का पुनः अवशोषण होता है। किस में होता है, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में। यहाँ पर पुनः जो बच गया फिल्टर होकर के वो इसमें आ जाता है, जिसका पुनः उपयोग कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। अगला स्टेप है नलिका स्रावण। यूरिया है, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं।
वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। अस्थायी रूप से यानी कुछ देर के लिए संग्रहित रहेगा, जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा उसको मूत्र के द्वारा हम उसको बाहर समय समय पर निकालते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारे उत्सर्जन तंत्र की आ जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।